सेकेंड और कौन सा बोला 1 to 10 में? क्वेश्चन Fourth. 7। फोर्थ। और 15th। 19th। नेक्स्ट बोलिए। सर 15th। 1 to 10 हो गया। 11 to 20 19। 15th। 15 18 सर 18 नहीं 19। सर अप टू 20 हो गया। हाँ सर 19। हाँ अच्छा हो गया। सर 24। 21 to 30 24। 21। 26 20। सर 21। 21 25। 25 27। 26। ऐसे डाउट्स होते हैं। 21 22 23 24 25 26 27 और बोलिए भाई अप टू 30 हो गया। यस सर हो। 31 to 40 31 to 40 नहीं है सर। 39। अप टू 40 हो गया। 41 to 50 सर 38 भी 38। 42। 43 45 46 49। अप टू 50 हो गया। 36। सर 50। हाँ 50। हो गया 50 तक। 60 तक कर ले क्या किया है सबने 60 तक? हाँ सर किया है किया है। बोल दो 51 to 60 63 64 66। अरे क्या पूछा है मैंने क्या बोल रहे हो? 51 to 3 बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी। क्या नंबर बोल रहे हो आप? हाँ? नो सर इसमें डाउट्स नहीं है। नहीं ठीक हो? नो सर। 51 है। ये देखो इनका अलग ही नंबर होगा। खैर बोलिए इतनी देर से वेट कर रहे थे क्या? और बोलो 50 54 55 बोलो भाई अप टू 60 ठीक है। अप टू 60 मान लिया हो गया है। आगे 61 से आगे 100 तक करेंगे नेक्स्ट टाइम।
देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो समझ लें। हमको रेट ने H2 + I2 गिव्स 2HI और उसको रेट के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो KF/KB क्या होता है, KC। तो KF कितना हो जाएगा 1.7 10⁻⁻18, जो भी है KC इसका निकल करके आ जाएगा। ये हमारा KC जो निकला वो किस रिएक्शन के लिए निकला है, H2 + I2 गिव्स 2HI के लिए। बट वो कह रहे हैं कि आप हाफ H2 + हाफ I2 गिव्स HI के लिए बता दीजिए। तो अब एक काम कर लेते हैं, इसे अगर K1 बोलते हैं और इसे हम K2 बोलते हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो K1 इक्वल टू आएगा HI⁻² ऑन H2 I2। इसके केस में जो K2 आ रहा है HI H2⁻½ I2⁻½ सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करना है इसका, स्क्वायर एंड देन डिवाइड। तो अब स्क्वायर करके जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, K1/K2² = 1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ यस सर। सर। राइट। अब आपको K1 पता कहां से चलेगा, K1 आपको यहां से पता चलेगा, KF/KB कर दीजिए। तो KF आपका है 1.7 10⁻⁻18 अपॉन 2.4 10⁻⁻21। ये आपका K1 है। तो यहाँ से K1 निकाल लीजिए, फिर आपको K2 पता चल जाएगा। कॉपी करिए। हो गया कॉपी। सर वो एक सेकंड। हाँ सर। इक्वेशन आपको वो Kp = Kc है। तो पहले तो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ये था हमारा फॉर्मूला। अब कह रहे हैं अगर Kp = Kc हो जाए, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ T क्या होगी। तो ठीक है, Kp = Kc हो जाए, ये हो गया फॉर्मूला। Kp = Kc का मतलब ये कितना हो गया 1। अगर ये 1 हुआ तो T = क्या हो जाएगा 1/R। R का वैल्यू आपको पता है, इसमें दिया हुआ है 0.082, ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, T आपको मिल जाएगा। सर हम लोग को पता है चला कि 0.08 लेना है कि 8.314 लेना है। आप 8.31 ले लो, आपको वो ऑप्शन में मैच कराना पड़ेगा। आप 8.31 लो। मैं भी इस बात को आपको एश्योर नहीं कर रहा हूँ कि 0.082 से आ जाएगा, पर इन जनरली क्या होता है, हम एटमॉस्फेयर में सॉल्व करते हैं और आर का वैल्यू एटमॉस्फेयर में 0.082 होता है। सर वही कम 8.31 लेना तो 0.08। आप उसको सर हो गया। सॉल्व करके देखिए, आ रहा है। हाँ बराबर है, 0 एटमॉस्फेयर में लेंगे, आंसर आ रहा है। वही कैलकुलेट करके देख रहा था, 12.1 आ रहा है। मैं रेस कर रहा हूँ।
for the following reaction. ये सॉलिड, ये गैस, ये केसी आपको दिया हुआ है, तो केसी बनेगा क्या इसके केस में? H2 की पावर E अपॉन H2O की पावर 3 बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगी केसी की। आपको उन्होंने केसी दे दिया है 27, मतलब दिस इज इक्वल टू 27, तो आपको H2 बाई H2O बताना है कितना होगा। 27 क्यूब रूट 1/3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसका डाउट था, समझ में आया? हाँ सर। In which of the following reaction the equilibrium constant will have no units? ये किसने पूछा है? 15 किसने पूछा है? अरे कोई बोलेगा? ये शॉर्टकट लास्ट टाइम बताया था, यूनिट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो अगर यूनिट लेस है तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी आनी चाहिए? 0। जहां जहां पे डिफरेंस 0 आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। 19 इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 56 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंटर द सिस्टम। 19 किसका डाउट है? मेरा सर। आपको मैंने लिखाया था कि केसी जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो आप जितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, केसी कांस्टेंट। समझ में? आपका वॉइस कट रहा है। मतलब 56 ही। मैंने कहा केसी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो 1 मोल 0.5 मोल, तो उससे कोई लेगा सेम ही रहेगा। ओके सर। 21 2 moles of N2 and 2 moles of H. N2 plus 3H2 gives twice NH3। 2 मोल इसका लिया, 2 मोल इसका लिया, एट दैट मोमेंट ये 0 था, ये 2 माइनस एक्स हुआ होगा, ये 2 माइनस 3 हुआ होगा, तो ये 2x बना होगा। 5 लीटर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं आगे? 0.6 मोल ऑफ H2 is used। ठीक है, किसका डाउट है ये? मेरा। ठीक है, आपको बोल रहा है कि 0.6 मोल हाइड्रोजन इज यूज्ड अप, तो इतना यूज हो गया तो बचा होगा। इनिशियली 2 मोल लेकर के चले थे, तो 0.6 अगर कंज्यूम हो गया तो कितना बचा? 1.4। 1.4। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 1.4, तो x कितना हो जाएगा? और ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, तो और भी इजी हो सकता है। कितना हम लोग यहाँ से कितना देख रहे हैं कंज्यूम हो रहा है? ये 3x कंज्यूम हो रहा है, और उन्होंने बोला है कितना कंज्यूम हुआ है? 0.6।
तो x ऐसे ही पता चल जाएगा 0.2। ये पता चला x। नहीं सर। उन्होंने अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 2x, 0.2 इंटू 0.2। अब कॉन्सेंट्रेशन बोला है तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करो, 5 लीटर है। ओके सर। समझ आया? हाँ सर। एक बार सॉल्व करके देखो जरा आंसर आ रहा है कि नहीं। सर 0.08 आ रहा है आंसर? ठीक है, 21 हाँ के बाद सर। 24। %50 dimer formation of benzoic acid in benzene solution। देखो जरा, यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज आपके लिए नया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया था, अगर डेरिवेशन, तो x इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी n-1, ऐसा कुछ था फॉर्मूला। यस सर। कैपिटल डी को बिफोर डिसोसिएशन और स्मॉल डी को आफ्टर डिसोसिएशन बताया था। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, कि डाइमर बन गया है। हम क्या कहते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वो क्या पूछ रहे हैं, जुड़ गया है, डाइमर बनना हो गया है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज आएगा, n की जगह 1/n-1 हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, उन्होंने हमको डिग्री ऑफ सॉरी डेंसिटी की जगह पर मॉलिक्यूलर वेट दिया है। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट भी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डेंसिटी में कन्वर्ट कर लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए। अब एक वेट थ्योरेटिकल वैल्यू हमको दी है 122, ठीक है, और हमें ऑब्जर्व निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैपिटल एम हमको पता है 120 है, स्मॉल एम हम फाइंड करेंगे। ठीक है, हाँ, और डाइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू हो गई 1/2 - 1। 50% बोल रहे हैं तो अल्फा यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 50/100। सॉल्व जरा, स्मॉल एम निकल आएगा, जल्दी से करो सॉल्व इसे। चलो लास्ट स्टेप समझाओ ना, वो बताइए कितना। 50/100 आपने किया तो। क्वेश्चन में दिया है 50% हाँ फॉर्म हो रहा है, तो डिग्री एसोसिएशन 50 है ना, ओके। हाँ 50/100, 50% बोला है, तो इसको जल्दी से। सर वो n का 1/n कैसे हुआ? क्योंकि हम जो करते थे वो डिसोसिएशन करते थे, हम कहते थे कि कंपाउंड है AX और वो A प्लस और X माइनस देगा, बट क्वेश्चन है बन रहा है, मतलब A प्लस और X माइनस कंबाइन होकर के AX बना रहा है, तो उल्टा हो रहा है ये। अब रिएक्शन देखो, आयनाइज नहीं हो रहा है, कंबाइन हो रहा है।
हो जाएगा ना? मैं नेक्स्ट पे चलूं? एक सेकंड है सर। 627 for the reversible reaction. तो 163 162.6 आ रहा है। हाँ तो बस आ गया ना आंसर। 163 दिया। ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट आएगा। चलो 27 देखो। If a reaction mixture contains 0.01 mole each of NO and O2 and 0.1 mole of NO2 in 1 liter flask in the above reaction, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? बताएंगे? बोलो, कुछ जवाब दोगे? बैकवर्ड जाएगा। ये रिएक्शन गिवन है, इसका 0.01 है, इसका 0.01 है और इसका 0.1 है। तो प्रोडक्ट ज्यादा है ना आपके पास? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो क्या रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? इधर, बैकवर्ड। यस सर। समझा? अगर ये ज्यादा होता तो फॉरवर्ड जाती। 25th के बाद 5 रहेंगे। 25th और 26th रहेंगे। अच्छा 25 26 भी था। ठीक है 25 कर देते हैं। Concentration of N2O4 NO2 1 plus X varies the vapor density are given. ठीक है, देखिए जरा n का वैल्यू रख दिया, x इक्वल टू d माइनस डी बाई डी हो गया। अब इस स्मॉल d से दोनों को जरा इंडिविजुअली डिवाइड करो तो क्या आएगा? ये आएगा? समझ आ रहा है? इसे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी बाई डी लिख सकते हैं। यस सर। अब आप बताइए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? यस सर। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। समझा? यस सर। सर 27th फिर से समझा। The 27th सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूटेड हो। 26 इस रेंज से है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। x डी के साथ तो आपकी ये रील हमको अप्लाई करना होगा। अब देखिए -1 हो रहा है, डी बाई डी कौन से एक्सेस पर है? एक्सेस पे। तो ग्राफ एक्स से थोड़ा आगे हो जाना चाहिए, बी वाला ऑप्शन होगा। समझ आ रहा है? सर क्या वो लास्ट आपने क्या बोला था? 26 के लिए ये रिलेशन देखना है आपको। ओके सर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
तो ये -1 हो रहा है ना, इसलिए ग्राफ थोड़ा आगे जा रहा है, बनेगा 8 लाइन। सर वो वाला पार्ट नहीं समझा, आगे क्यों जाएगा? -1 किया। तो ग्राफ नेगेटिव ग्राफ बनेगा। ऐसा होगा। यस सर। ये हटा दो। अच्छा ओके सर, ओके। समझा? यस हाँ सर। सर। 25 27 हो गया, 30 कुछ सर कॉपी करना है 26 आपको। क्या बोल रहे हो? सर वो 27 एक बार सर, मतलब सर वो ये मोल्स पागल, आपकी 27 आवाज, में क्या, अभी तुम क्या कर रहे थे? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। 27 करे मुझे कितना देर हो गया? सर वो तभी आवाज नहीं आ रही थी। तभी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आने लगी। सर नहीं 26 पे आने लगी। मैंने ये बोला था इसके मोल्स ज्यादा हैं इसलिए रिएक्शन बढ़ जाएगी। ओके। कुछ कॉपी करना है कि मैं इरेज कर दूं? you see the initial amount of reactant 1 mole of A and 1 of B. देखिए इधर पे ए का इनिशियल मोल 1, बी का 1.8, तब सी 0 था। इसमें से x डिसोसिएट हुआ, इसमें से 2x डिसोसिएट हुआ, तो ये x बन रहा है एज पर रिएक्शन, राइट। उन्होंने बोला कि इक्विलिब्रियम आने पर b हमको सिर्फ 1 मोल मिलता है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से x निकालिए, कितना आ जाएगा? कितना आएगा x? 0.4। 0.4। तो आपको x पता चल गया। वॉल्यूम उन्होंने 5 लीटर लिया है, आपको Kc निकालना है, C अपॉन A और B का स्क्वायर। ये x का लगाइए और इन सब में रख दीजिए, Kc आपका आ जाएगा। समझा? हाँ सर। कॉपी करिए, बाद में कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। कॉपी कर लीजिए अभी। मैं इरेज करूं? हाँ? $59 H2 plus sulfur H2S।
देखिए जरा, आपको केपी पता है, बट उनसे भी पहले जरा एक चीज यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये गैसियस है, ये गैसियस है। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो केपी और केसी में क्या रिलेशन हो गया? इक्वल। इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर लिखूं या कॉन्सेंट्रेशन लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। बात समझ में आ रही है? तो आपको मोल्स दिए हैं तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम कॉन्सेंट्रेशन लिख दें। तो आपको H2S अपॉन H2 H आपको फाइंड करना है, हाइड्रोजन आपको पता है, केपी आपको पता है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा? ये कुछ कम हुआ होगा, तभी ये कुछ बना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये x 0.2 माइनस एक्स, केपी आपको पता है, x निकाल दीजिए, हो गया। ओके सर। कॉपी करिए। गाइस समझ में आया? यस सर। ऑटो करते हैं। रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 to the power -2 for slow step, 10 power 2 for fast step. The equilibrium constant for overall. देखिए, अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो ऑलवेज याद रखिए K इक्वल टू K1 इंटू K2 ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स। तो एक 10 to the power -2 है और एक 10 to the power +2 है। तो कितना आ गया? समझा? Yes, sir. 43 देखते हैं। Kc for PCl3 Cl2 PCl5 is इतना, the number of moles of PCl5 to be introduced in 2.5. Okay, measure initially the number of moles of PCl5 देखिए, आपको उन्होंने केसी दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम 2.5 लीटर बता दिया है, मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। तो ये 0.2 हो गया, ये भी 0.2 हो गया, तभी ये कुछ, अच्छा सब कुछ इक्विलिब्रियम पे ही गिवन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 टू बी इंट्रोड्यूस्ड वेसल की केसी इतना हो जाए। मोल्स चाहिए, देखिए जरा, ये 0.2 था, ये 0.2 था, हमसे पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम पे कितना इंट्रोड्यूस किया गया मोल्स। क्वेश्चन जरा डिफरेंस देखो, इनके लिए मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर गिवन है, ये मोल पर गिवन है, ये मोल पर लीटर गिवन है, और इसका मोल्स पूछ रहे हैं, तो हमने इसको मोल पर लीटर बना दिया क्योंकि 2.5 लीटर का वॉल्यूम बोल रहे हैं। इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं,
इसलिए -0.2। केसी आपको पता है कितना दिया है, 15। आपको इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो, बोलो। ऊपर दोनों 0.2 क्या कह रहे हो? जितना क्लोरीन होगा उतना ही तो PCl3 होगा, दोनों 1 ही 1 तो है। तो उतना ही PCl5 होगा ना। क्या कह रहे हो? सर नहीं, आप ये क्वेश्चन को पढ़िए। आपको केसी दिया हुआ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम दिया है कि नहीं दिया? हाँ। तो जितना क्लोरीन होगा उतना ही दूसरा रिएक्टेंट भी होगा, जब तक आपको अलग अलग ना बताया जाए। ओके। हाँ हाँ, कितना भी 5 मोल होता तो इसका भी 5 मोल होता। सर -0.2 सर नहीं, सर वो नहीं समझ आया, -0. माइनस, अरे वो आपको कह रहे हैं इंट्रोड्यूस, PCl5 टू बी इंट्रोड्यूस। कितना बन रहा है वो नहीं, कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग हमेशा क्या फाइंड करते थे कि कितना बना। अच्छा, तो पहले 0.2 बन चुका था। हमने मान लिया x बना, हमने मान लिया x बना, ठीक है। अब कितना इंट्रोड्यूस किया, तो इनिशियल माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं करोगे आप? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, वो ये नहीं कह रहा कितना बना, कितना ऐड किया। मतलब हमने प्रोडक्ट में और ऐड किया, अपने पास से प्रोडक्ट ऐड किया। लैंग्वेज पढ़िए जरा। PCl5 टू बी इंट्रोड्यूस, मतलब जो बन रहा है उसके अलावा, तो कितना, तो बन रहा है इतना, इनिशियली इतना था, तो कितना इंट्रोड्यूस किया, पता चल जाएगा आपको। सर Cl2 कितना भी हो सकता है सर, मतलब मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है ना, PCl3 और Cl2 की। हाँ, एक्चुअली इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना, आपको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो अलग अलग का कोई लॉजिक ही नहीं है। केसी दिया हुआ मतलब फुल इक्विलिब्रियम पे ही सॉल्व हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो फिर डिफरेंट अमाउंट भी पॉसिबल था। अरे आप भूल गए, आपने ये डेरिवेशन किया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये रिएक्शन करी थी, हमने इसका 1 - x लिया था, तो इसका x लेते थे कि नहीं लेते थे आप? यस सर। तो आपने इक्वल लिया था कि नहीं लिया था? तो वही तो है, ये उल्टा कर दिया। ये देखो एकदम उल्टा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? यस सर। समझ गया ना? 45 in the manufacturing of H2SO4 the following equilibrium forward direction फॉरवर्ड ले जाने के लिए SO2, क्या इसमें क्या दिक्कत है? आपको कुछ चीजें नहीं पता होंगी, मैं आपको बता दूं। जैसे इस रिएक्शन में हमको टेम्परेचर प्रेशर की कोई कंडीशन गिवन नहीं है, आपको नहीं मालूम है तो वहां लिख लीजिए क्वेश्चन के आगे, इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें क्या करना होगा, हीट कम करनी होगी। यस सर। तो अभी करने का कोई स्टेटमेंट हमारे पास है नहीं, तो अगर हम पानी डालेंगे तो हीट कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। इसका एडिशन ऑफ वाटर है उसका, मान लिख लीजिए बिकॉज़ ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन। सॉरी सर, क्या चीज? सर आप जो अभी बोल रहे थे वो रिपीट कर कुछ कह सकते रहे एक बार? मैं कह रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए जितना ज्यादा हम कूलिंग करेंगे रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैंने कहा वहां लिख दीजिए बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन। बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन।
46 जो है अभी आप छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, आर्मीनियस इक्वेशन से सॉल्व होता है ये, आयनिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, एक इक्वेशन होती है, बोलते हैं इसका जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो log a माइनस log e अपॉन 2.303 RT ऐसे सॉल्व होता है। तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ये जब हम लोग आगे पढ़ लेंगे तभी करेंगे इसको। 46 में छोड़ा है, 49 और 50। 49 at constant temperature if a small amount of one of the product is removed, the equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन में कहा था कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, आप प्रोडक्ट मोल्स कम करो मोल्स ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 49 क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो केसी चेंज नहीं होगा, इज इट क्लियर? चलो 50 पर आते हैं। The equilibrium constant for the reaction is given if the volume of the container is reduced to half। तो देखो वॉल्यूम का असर होगा कि नहीं होगा, पहले तो यही देख लें हम। H2 plus I2 gives 2HI, इसमें वॉल्यूम का फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? देखिए जरा, इधर भी 2 मोल, तो वॉल्यूम चेंज कितना है? नहीं आएगा, तो केसी उतना ही रहेगा 64 का 64। क्लियर है ना? 51 देखते हैं। Two samples of HI, each 5 gram were taken separately in two vessels of volume 5 and 10 liter, respectively in 27. The extent of dissociation HI will be। तो देखो इन्होंने क्या किया है कि अमाउंट इक्वल लिया पर वॉल्यूम अलग अलग लिया है, यही रिएक्शन है। अब बताओ वॉल्यूम का फर्क पड़ता है क्या इसमें? नहीं सर। तो अलग वॉल्यूम लेने से क्या कोई फर्क आएगा? उन्होंने वही पूछा है। एक 5 लीटर एक 10 लीटर कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम का, याद आ रहा है ना? वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ता इस पे। दोनों का भी प्रेशर भी वॉल्यूम। हाँ प्रेशर का भी बोल सकते हैं। अरे हमने दिया था आपको, कुछ याद नहीं है। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2x अपॉन v, ये है ठीक। अब केसी जब निकालोगे आप इसका तो 2x बाई वी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बाई वी का स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा 2x का स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स। बताओ वॉल्यूम v का फैक्टर बचा क्या? नहीं सर। बोलिए। तो बस v नहीं तो आप 5 लीटर का लो। इज इट क्लियर? हमने 60 क्वेश्चन कर लिए, अपना लेक्चर है तो आप करके रखिए, हम 100 तक कल खत्म कर देंगे। कल हम इसे खत्म ही करेंगे। डेल्टा जी से जो क्वेश्चन है वो स्किप कर है ना, मतलब क्या चीज? क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? सर वो फ्री फ्री एनर्जी के क्वेश्चन है ना, वो डेल्टा जी वाले। हाँ हाँ हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें?
देखिए पहले क्या लिखा है मैं रीड तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर में हम आयंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आयंस किस तरीके से इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं, बट बिफोर दैट हमें उनकी क्वालिटी, उनका कैरेक्टर्स पता होना चाहिए। उसके लिए हम कंडक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, राइट। अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक। जो इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्शन है या फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, मेटल्स में आप आपके घर में जो भी वायरिंग है, जो भी आप आयरन बार के ऊपर एक कॉर्नर पे करंट लगाते हो और वो आगे फ्लो कर जाता है, उन जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में आएगा। हमारा डिस्कशन इस पर होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन आयंस की वजह से है, और आयंस कब बनेंगे, जब कंपाउंड आयोनाइज होगा। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलिटिक में? इलेक्ट्रॉनिक जो है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक फ्लो ऑफ आयंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक में केवल चेंज होता है, फिजिकल चेंज का मतलब गर्म हो सकता है, जैसे बहुत देर तक अगर कंडक्शन कर रहे हैं किसी वायर में तो वायर गर्म हो जाता है, ठीक है। पर अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन की बात करेंगे तो इसमें बहुत कुछ चेंज हो सकता है। जैसे मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ NaCl का, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया, तो इसमें फिजिकल चेंज तो हुआ ही हुआ कि फेज चेंज हो गई, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर मूव कर जाए, फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। फिर आते हैं यहाँ पर कोई मास फ्लो नहीं होता, आपको सर म्यूट हो गए। पता कि अगर वायर करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होता कि वायर का अमाउंट कम या ज्यादा हो जाए, वायर खत्म तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर कोई मास फ्लो नहीं होता है, जबकि यहाँ मास फ्लो हो रहा है, आपके सामने है NaCl कंज्यूम हो जाएगा, तो उसका मतलब मास फ्लो हो रहा है। क्या इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, लो होती है, जाता है तो कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं डिक्रीज टेम्परेचर। और यहाँ जितना करेंगे ये बॉन्ड उतनी जल्दी ब्रेक होगा और फास्ट मूवमेंट, ठीक है। चलिए कॉपी से
कॉपी हो गया? यस सर। कर दूं इरेज ना? पक्का भाई, इरेज कर दूं मैं? किसी का रह तो नहीं गया है? नो सर, आप इरेज कर सकते हैं। अभी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी ज्यादा है, तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम को खत्म कर लें, ये तो फिर बाद में हो नहीं पाएगा। देखिए जरा, जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे थे कि वो कंडक्टिविटी दिखाता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, राइट। और दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग उसे बोलते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, मतलब 100% आयनाइज हो जाए, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली आयनाइज्ड हो जाए, पुअर कंडक्टर है सारे वीक एसिड और वीक बेसिस में। कॉपी हो गया? सर एग्जांपल सर।
Done, sir. Okay. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन. कोई भी सॉल्यूट, कोई भी कंपाउंड कितना डिसोसिएट हो रहा है. देखिए मैं लिख करके भी बताता हूँ इसे. शॉर्ट में इसे मैं DOD लिखने वाला हूँ. होता है फॉर्मूला डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स. अब ऐसे समझ लीजिए, हमने 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम सॉल्ट लिया और 40 डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बताइए. हमने 100 ग्राम लिया और 40 ग्राम डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/4. 0.4. 0.4 हुआ. डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल 40 ग्राम डिसोसिएट हुआ तो 40 अपॉन 100 हो गया. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आप क्या अल्फा की वैल्यू ये बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? शायद weak. अगर वो 40 हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0.5 से ऊपर. अल्फा इज ऑलवेज 1, क्योंकि 100% डिसोसिएट होता है ना. 100 लिया और 100 डिसोसिएट हो गया. Okay, sir. तो 0.8 के आसपास होगा या ऐसे तो. हाँ, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे. एक जनरल स्टेटमेंट मैंने दिया है.
देखिए जरा मैं फैक्टर्स आपको बता दूं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रांग होगा तो नियर टू 1 होता है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक, आपको याद आ रहा है मैंने बॉन्डिंग में आपको बताया था, पोलार सोल्यूट पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार सोल्यूट नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो अगर हम पोलार सोल्यूट में पोलार सॉल्वेंट डालेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, हाई। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा। अगर इनसॉल्युबल है तो कम होगा, तो लाइक डिसॉल्व लाइक हमेशा फेवर करेगा। तीसरा है डाइल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आगे भी हमको डिटेल में पढ़ना होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स बिकम 100%, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात किया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, कब, जब हम उसे इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें। नेक्स्ट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड और ज्यादा ब्रेक होता जाएगा और तेजी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा। ठीक है, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस विद कॉमन आयन, कॉमन आयन की प्रेजेंस में एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। करिए कॉपी आप। सर सी डाइल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? फर्क क्यों पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% है ना। अच्छा ओके। वो तो ऑलरेडी 100% है, उसको कहाँ फर्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू तो 1 है, अब 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। आपने 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम डिसोसिएट हो गया। और सर वापस फिफ्थ वाला समझाओ। फिफ्थ वाला कौन सा, कॉमन है? यस मैंने सर। कहा अभी आगे बताएंगे कि अगर कोई कॉमन आयन आ जाता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी और सप्रेस हो जाती है और स्लो हो जाएगा। सर कॉमन आयन के कुछ एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन वगैरह। एक चैप्टर में पढ़ना है, कॉमन आयन पढ़ेंगे। ओके सर। डन सर। फैक्टर्स लिखना बाकी है, लास्ट का 2 पॉइंट।
हटा दो नीचे का। देखिए जरा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम आपको बता दूं। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब यहाँ से ज्यादा अच्छे से आपको समझेगा कि NaCl आयनाइज हुआ, इट गिव्स Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये इसका डिसोसिएशन हो रहा है और ये इसका एसोसिएशन हो रहा है। तो वो कंडीशन जहां पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन एक दूसरे को बैलेंस कर ले उसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? वो कंडीशन जहां पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन एक दूसरे को बैलेंस कर ले। जबकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोल रहे थे, वो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड हो, हम कह रहे हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन बराबर होते हैं। गाइस लॉजिक समझ में आ रहा है दोनों का? तो इसमें क्यों नहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलते? इसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है क्या? अच्छा हाँ सर। Arrhenius theory of electrolytic dissociation. When an electrolyte is dissolved, it gives ions. General से it's a reversible process and at equilibrium dissociated and undissociated both the part exist. इसे आप ionic equilibrium बोलते हो। अब क्योंकि आप इसे equilibrium बोल रहे हो तो law of mass action is also applicable, जैसा हमने chemical equilibrium में अप्लाई किया था। मैं ऊपर का ही दे रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट समझो सर। हाँ सर सेकंड पॉइंट समझो। मैं बोल रहा हूँ, अरे इक्विलिब्रियम डेफिनेशन लिखी है मैंने। इरिवर्सिबल होता है और डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अभी जो इरेज किया है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वही लिखा हुआ है।
देखिए जरा, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिक्रीजेस हमने आपको लिखा, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक, जो आयनाइज हो रहा है, A प्लस बी माइनस दे रहा है। बिफोर डिसोसिएशन ये 1 मोल था इनिशियली, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिसोसिएट हुआ तो 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा एल बना। हमने आपको ये दिखाया कि हम लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मोल्स इनिशियल मोल्स, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज बैलेंस्ड बाय टोटल नेगेटिव चार्ज, तभी तो न्यूट्रल होगा, तभी इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। करिए। हो गया? सर अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो फिर तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। हम जो भी पढ़ेंगे वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ भी नहीं है, उसका तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस सर।
देखिए जरा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है ऑस्वाल्ड लॉ का। हमने 1 माइनस अल्फा अल्फा, जरा यहाँ बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। हमने Ha कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बाइनरी का मतलब समझते हैं? बाइनरी का मतलब जो सिर्फ दो ही पार्ट्स थे, दो ही आयंस थे। हमने बाइनरी सॉल्ट ले लिया, एसिड ले लिया, सपोज HCl जैसा कोई एसिड है। इट गिव्स दिस। बिफोर डिसोसिएशन इसके 1 मोल थे, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा और ये अल्फा। सपोज कर लिया कि कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की वो C है, तो C टाइम्स हो जाएगा, तो C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। यहाँ एक सबसे जरूरी बात अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि H आयन इक्वल टू C अल्फा हो। अब क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पर हैं, तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू H अपॉन H। इनकी वैल्यूज पुट करी, एक C से C कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ अल्फा लेस देन 5, ठीक है? तो हम ये मान लेते हैं लेस देन 5 का मतलब 5%, ठीक? तो 1 इज मच मोर ग्रेटर देन, तो हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। अल्फा बहुत छोटा है तो 1 लिख दिया, तो k इक्वल टू क्या मिल गया, C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, रूट k बाय C। ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्स रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या पता चल रहा है, यही लॉ है ओस्टवाल्ड का। ओस्टवाल्ड लॉ क्या है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्स रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 माइनस अल्फा, हाँ, तो 1 माइनस अल्फा का क्या होगा? यहाँ मैंने क्या बोला, अल्फा की वैल्यू अगर बहुत कम है तो दैट इज नेग्लिजिबल, तो k इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यहाँ वही दिखाया है। इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वीक तो हम अल्फा को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा क्या हुआ, 1 ही बचा, तो k इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो गया। ये कंडीशन है क्वेश्चन में दी जा जाए अगर आपको कि अल्फा बहुत कम है, तब आप इसको यूज करेंगे, वरना आप इसे यूज करेंगे। हो गया, जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन चीजों को हाईलाइट करिएगा।
देखिए मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपको करने के लिए सेम कंसेप्ट में। पहले में कैलकुलेट एच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलार एसिटिक एसिड एंड आल्सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताना है के गिवन। दूसरा दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलार एसिटिक एसिड इज 10%। आयनाइज कैलकुलेट के, कैलकुलेट के स्टार्ट। गाइस सॉल्व किया क्वेश्चन? यस सर। पहले वाले का आंसर बताइए क्या आ रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 into 10। क्या चीज बता रहे हैं आप मुझे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एच पहले निकाला कि पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला है? पहले डीओडी निकाल दिया। पहले डीओडी कैसे निकाल सकते हैं आप? कंसंट्रेशन हम लोग अगर 0.2 लेंगे तो
हाँ कॉन्सेंट्रेशन 0.2 ले लो, फिर फॉर्मूला क्या है के का? सर ये ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ के अपॉन सी। हाँ ये आपको पता है, सी आपको पता है, अच्छा ठीक है। तो रूट के 1/0.2, तो डेसिमल उड़ा दो यहाँ से, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁻5। इसे कैसे सॉल्व किया आपने? वो नहीं हो रहा है ना। हाँ जी, 3 बार आएगा और क्या। 3 बार आएगा। 10⁻⁻5 को कैसे सॉल्व करोगे फिर? 10⁻4 को बाहर निकालेंगे तो 3/100 और रूट ऑफ 10 बचेगा। -5 इंटू हाफ, ऊपर की इतना पावर। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, हमेशा याद रखो पावर को ऑड है तो इवन बना दो। इसे इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻5 को 10⁻6 या 10⁻4 में कन्वर्ट करो। एक काम करते हैं, इसको 9 कर देते हैं, तो पावर कितनी हो जाएगी? बोलिए। फिर क्या? अब 9 की जगह पे कितनी हो जाएगी? -6। पक्का? अब देखो इसे करना आसान हो गया। इनका स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 8 या 64 और 9 9 जा 81। 9 जा 81, तो 9 से थोड़ा ज्यादा आएगा अप्रोक्सीमेट। यस सर। अगर हम इसे 9 पकड़ ले सपोज, और ये 10⁻³ तो क्या आ गया? अप्रोक्सीमेट ये आंसर आएगा, और ये बिल्कुल सही है। समझा कुछ? यस सर। अब अगर ये अल्फा आ गया तो एच एन कितना होगा? सी अल्फा, यानी 0.09 इंटू 0.2 हो गया। समझा भाई? कितना हो जाएगा हमें आंसर? कैसे पता कि वेरी बहुत वीक है इलेक्ट्रोलाइट? अगर हमें ऐसे दिया है तो हमें वीक ही मानना पड़ेगा उसको। अच्छा। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया? 10⁻⁻4, ये हो गया 4 और ये हो गया 18, ये आ गया आपका एच एन। सेकंड वाला करिए। सेकंड सॉल्व हुआ? यस सर। कितना आ रहा है आंसर? 10⁻⁻5 आ रहा है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है।
अच्छा मैंने तो वो वाला यूज कर दिया क्यों? सर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी वही था। 10%। ना क्या लिखा हुआ है, कितना हो रहा है? 10%। अच्छा वो लगेगा। ओके मैंने बोला था हाईलाइटेड पार्ट पे फोकस रखिए। चारों सॉल्व कितना आ रहा है? 0.001 डिवाइडेड बाय 9। पूरा सॉल्व कर दो। ये पावर कितनी हो रही है? कितनी हो रही है ना ऊपर? -7। नीचे कितना होगा? 1 में से 0 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करोगे 0.9। 0.9। तो हम इसे 10/9 लिख लें। तो कितना हो गया? 1.1 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। यस सर। समझ आया सबको भाई? यस सर। ठीक है, तो अभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को कल खत्म करेंगे हम लोग, उसके बाद आप आयनिक इक्विलिब्रियम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन उसके ऑब्जेक्टिव रह गए हैं वो कल हम लोग करने वाले हैं। आप सॉल्व करके रखिए 100 तक पूरा। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, बाकी कल करते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। तो सर बाय बाय।